गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि अभी आप लोगों के लिए आकृति बीपीएससी क्लासेस ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराया है, जिसमें आप बीपीएससी टीचर से लेकर के बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर में जा कर के आकृति क्लासेस सर्च करिए और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। बाकी के जितने सारे लिंक आपको मिलेंगे वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सुनहरा अवसर है, आप हमारे साथ जुड़िए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करिए और जीवन में सफलता प्राप्त करिए। आज का यह खास वीडियो आपके इतिहास के समझ में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए कि हम आज उसी इतिहास का बात करेंगे जहां से मानव का विकास होता है। मानव का विकास कैसे हुआ और इतिहास हमारा आगे कैसे बढ़ा, उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। हम आगे क्या जितने कंसेप्ट्स हैं, जितने फैक्ट्स हैं, सब हम यहीं से सीखते हैं, इसलिए यह टॉपिक्स बहुत ही आवश्यक है। जरा आप लोग ध्यान दे करके इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो ऐतिहासिकरण है, जीवन का जो ऐतिहासिकरण है, उसको समझने में बहुत ही सहूलियत होगा। लेट अस स्टार्ट। देखिए, हमारा जो मानव का जो विकास हुआ ना, वो अफ्रीका के धरती से हुआ। यानी पहली बार मानव कपि के रूप में आए, वो कहाँ आए? अफ्रीका में आए। इसीलिए हम अफ्रीका को होमलैंड ऑफ मैन, मानव का विकास का घर और क्रेडल ऑफ मैनकाइंड कहते हैं, मानव का पालना घर कहते हैं। बस इतना सा हम लोग अभी सीखे हैं कि मानव जीवन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अफ्रीका की धरती से हुआ, इसीलिए अफ्रीका की धरती को मानव का पालना घर कहते हैं। दैट्स फाइन। नाउ हम जो मानव का जो विकास हुआ, उसका जो पहली पीढ़ी था, पहली जो प्रजाति था, वो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स था। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स जनरली आप लोग को याद करने में पहली बार है, कष्ट होता होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट शुरू होता है ए से, तो हम ए से याद रखते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। ठीक है। उसके बाद हमारा जीवन जो शुरू हुआ मानव जीवन का, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस का मतलब क्या है ना, जो मानव जीवन का जो पहला वाला प्रजाति है ना, उनको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपैथिक्स कहते हैं। उसके बाद कौन आया? होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस मतलब अब मानव जो है ना, अब वो दो पैर पर खड़ा हो सकता था। दो पैर पर खड़ा होने का तात्पर्य यह हुआ कि अब वो ज़्यादा दूर देख सकता था, और दो पैर पर जब वो खड़ा होगा तो दोनों हाथ उसका खाली हो जाएगा, तो फल तोड़ लेगा, किसी प्रकार दो तमाचा मार देगा, यानी हाथ का प्रयोग बेहतर कर पाएगा। इसलिए होमो इरेक्टस ना मानव जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आ गया। और जब वो दूर देखा ना, तो दूर जब वो देख रहा था तो दूर दूर तक वो गया भी। तो होमो इरेक्टस देखिए, अफ्रीका से चला गया एशिया और एशिया से चला गया यूरोप। समझ में आया? तो हम लोग अभी ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बारे में सीख गए, होमो इरेक्टस के बारे में सीख गए। अब देखो होमो सेपियंस निएंडरथल। होमो सेपियंस जो निएंडरथल है, बेसिकली ये जर्मनी और यूरोप के इलाका में ठहरा। और इसके बारे में अगर निएंडरथल के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, तो बस हम इतना सा कह देंगे कि जो हमारा ज्ञानी मानव आया ना 40,000 वर्ष पहले, इससे थोड़ा सा ऊपर ये था, यानी 40,000 वर्ष पहले के ही आसपास ये प्रजाति बने, और ये प्रजाति भी ज्ञानी मानव के जैसा ही था, बस स्लाइटली डिफरेंस था। ठीक है। तो होमो सेपियंस के बारे में भी यही चर्चा कर रहे थे। यही प्रजाति है जिसको हम लोग ज्ञानी मानव कहते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले कि पृथ्वी पर ज्ञानी मानव का उद्भव कब हुआ, तो ये बात याद रखिएगा, 40,000 वर्ष पहले। कितना? 40,000 वर्ष पहले। 40,000 वर्ष पहले ज्ञानी मानव का अभ्युदय धरती पर हुआ। हम लोग इतना देर में हम लोग मानव जीवन के 4 प्रजाति को सीख पाया है, और हम लोग ये सीख पाए हैं कि अफ्रीका के धरती से मानव जीवन का प्रारंभ हुआ। दैट्स फाइन। लेट अस गो अहेड।
अब आप लोग ये जो देख रहे हैं कि हमारा जो मानव जीवन का प्रारंभ हुआ, हम जानते हैं कि मानव जब अपने जीवन को प्रारंभ किया होगा तो उनको बहुत सारा ज्ञान उस समय नहीं रहा होगा। तो जो संसाधन का उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया वो था पत्थर। इसीलिए उस युग को हम लोग पत्थर का युग कहते हैं, अर्थात पाषाण काल कहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। इसको आप प्रागैतिहासिक काल कहिए, तो उस पर हम ऐतिहासिक काल वाला टर्म लेंगे। अभी मोस्टली हम समझना चाहते हैं कि पाषाण काल, पहला वाला जीवन जो शुरू किया आदमी, वो क्या यूज किया? पत्थर का यूज किया। इसीलिए उस काल को हम पत्थर का युग अर्थात पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो सबसे पहले का काल रहा, और मध्य पाषाण काल जो उसके बाद आया, और नव पाषाण काल जो पत्थर काल का सबसे नया काल था। बहुत इजी था, यानी जब मानव पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया तो पत्थरों के प्रयोग के आधार पर इस काल को पाषाण काल नाम रखा गया, और इसको 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब इस तीनों का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा इसको समझने में। तो हम इसका कंपैरेटिव स्टडी इस प्रकार से, यहाँ जो लिखा हुआ है इस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखिए, तो अब हम लोग ले रहे हैं पाषाण काल। क्या ले रहे हैं? पाषाण काल। पाषाण काल आप देख लिए कि इसको हम 3 भाग में बांट करके पढ़ सकते हैं। कितने भाग में बांट करके हम पढ़ सकते हैं? 3 भाग में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल। क्या होता है? पूरा पाषाण काल, ठीक है। और दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। क्या होता है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा होता है नव पाषाण काल। क्या होता है? नव पाषाण काल। अब देखिए, जो है पूरा पाषाण काल का हम बात करते हैं, उस समय मानव को बहुत कम ज्ञान रहा होगा, इसलिए यहाँ पे जो उसका जीवन का आधार होगा वो शिकार पर होगा। क्या होगा? शिकार। तो पहला जो प्रकृति है पूरा पाषाण काल का वो शिकार है, ठीक है। शिकार है और भोजन संग्राहक है, यानी अगर कोई खाना मिल जाता है तो उसी को बहुत दिन तक वो खाता है, रखता है। यहाँ पे वो क्या करता है? पत्थरों का औजार से वो शिकार करता है। तो उस समय उसको ये ज्ञान नहीं है कि छोटे पत्थर से भी शिकार होगा, वो बड़े पत्थर का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? बड़े पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर वो करता है, ठीक है। बड़े पत्थर के इस्तेमाल से जो जीव का वो शिकार करता है उसी को वो खाता है, जीवन चलता है, ये चलते रहे। एक बार ऐसा हुआ होगा कि जंगल में पेड़ से पेड़ टकराया होगा और उसमें आग लग गया होगा। कुछ जानवर जंगल से बाहर भाग नहीं पाए होंगे, वो जल गए होंगे, ठीक है। जब वो लौट करके फिर उसी जंगल में आया होगा तो जले हुए जानवर उनको मिले होंगे, उनको वो खाया होगा। तो इस बार उसको टेस्ट का पता चला होगा, मजा आया होगा उसको खा करके। लेकिन वो तो जिस आग से जला था सिर्फ उस आग को वो देखा था, वो ये नहीं जानता था कि इस आग का प्रयोग कैसे किया जाता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो आग का खोज तो हो जाता है, आग का खोज हो जाता है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बात आप सीखे, ये पूरा पाषाण काल का था। शिकार किया, बड़े पत्थर का प्रयोग किया और आग का खोज किया, ये इसकी खास विशेषता है। मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो बहुत अच्छा इधर भी समझ पाएंगे। देखिए, कभी कभार मनुष्य क्या करता होगा ना, बड़ा पत्थर लेकर के कबूतर को मारने जाता होगा, तो बड़ा पत्थर उसके पैर पर गिर गया होगा, कंधा पर गिरा होगा तो कंधा टूट गया होगा, तो वो ये समझा होगा। और बड़ा पत्थर को फेंक करके कबूतर को मारने जाएगा तो हाथ टूट जाएगा उसका। तो वो देख लिया होगा कि नहीं, बड़ा पत्थर का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा नहीं है, इसलिए वो क्या किया, अब छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग करने लगा। अब मानव तो छोटे छोटे पत्थर को ही
हम माइक्रोलिथ कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे ना कि मध्य पाषाण काल में हम बड़े पत्थर का इस्तेमाल नहीं करने लगे, हम माइक्रोलिथ का इस्तेमाल करने लगे, छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल करने लगे। एक तो ये हम लोग देख लिए। दूसरी बात हम क्या है ना, माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर, आप इसको छोटे पत्थर समझ लीजिए, छोटे पत्थर। अच्छा, छोटे पत्थर का जब हम इस्तेमाल किए ना, तो उसका हम लोग इस्तेमाल गुलेल में भी किए, तीर में किए। इसका मतलब यहाँ पे हमने प्रक्षेपास्त्र का शुरू किया। प्रक्षेपास्त्र ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीर धनुष या गुलेल इत्यादि का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में होने लगा। और देखिए, जब छोटे छोटे पत्थर का इस काल में प्रयोग हो रहा होगा, तो छोटा छोटा पत्थर जब चुनने क्रम में एक पत्थर जब छोटे पत्थर पर गिरा होगा तो उससे चिंगारी निकला होगा। तो वो ये बात को मानव समझ पाया होगा कि नहीं, हम जो वहाँ जंगल में आग देखते थे वैसा ही आग पत्थर और पत्थर टकराने में है, जो पेड़ से पेड़ टकराने में आग निकला था। तो इसका ज्ञान बढ़ा होगा, फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटका होगा, फिर आग निकल गया होगा। तो धीरे धीरे ये सीख गया होगा कि आग का खोज जो है, आग का हम प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर में पत्थर टकरा देते हैं, आग निकलता है। तो यहाँ पे तो आग का मात्र खोज हुआ था, और यहाँ पे आग का प्रयोग ये सीख गया, आग का प्रयोग। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आग का खोज कब हुआ और प्रयोग कब हुआ। तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो गया कि खोज हुआ पुरा पाषाण में और प्रयोग हुआ मध्य पाषाण काल में। तो ये मध्य पाषाण काल के आपके काफ़ी सारी विशेषताएं आपको समझ में आया। उसके बाद यहीं से पशुपालन जो है ना, पशुपालन का हल्का फुल्का प्रारंभ जो है यहीं से शुरू हो गया था। देखिए, बहुत आसान हो गया कि आप पुरा पाषाण को मध्य पाषाण के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल में क्या हुआ होगा, नव पाषाण काल भी बहुत समझना बहुत आसान है। हम कैसे नव पाषाण काल को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु जब गर्म हुआ, क्योंकि हमारा जीवन जो शुरू हुआ, मानव जीवन, वो हिम युग से शुरू हुआ था, प्लीस्टोनिस एज से शुरू हुआ था। धीरे धीरे जब ये गर्म हुआ तो जीव जंतुओं की संख्या बढ़ा और जनसंख्या बढ़ा। जनसंख्या बढ़ा तो आप जानते हैं कि शिकार पर जनसंख्या ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। तो ये जो शिकार वाला ये जो चला आ रहा था, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में शिकार वाला जो चला आ रहा था, यहाँ अब पेन चेंज हो जाएगा और ये होगा खाद्य उत्पादक। ये क्या हो जाएगा, खाद्य उत्पादक होगा। ठीक है, क्योंकि ये खाद्य का उत्पादन करने लगेगा, भोजन का उत्पादन करने लगेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये कृषि कार्य शुरू होगा। क्या हो जाएगा, कृषि कार्य शुरू हो जाएगा। कृषि कार्य शुरू हो जाएगा तो आपको मालूम है, जैसे ही कृषि कार्य शुरू होगा तो कृषि अकेले तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब सामूहिक जीवन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामूहिक जीवन शुरू हो जाएगा। और सामूहिक जीवन शुरू हो जाएगा तो वो झुंड में एक जगह रहने लगेगा, इसका मतलब अस्थाई जीवन शुरू हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसको एक जगह से तुरंत समझना, अस्थाई जीवन शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम है, जब अनाज उपजेंगे तो खेत में पानी डालने के लिए बर्तन होना चाहिए, अनाज को रखने के लिए बर्तन होना चाहिए। तो आवश्यकता जो आविष्कार की जननी होता है, जैसा जैसा आवश्यकता हुआ उसी प्रकार से यहाँ पे आपको चाक का खोज मिल जाएगा। ये चाक का प्रयोग होने लगा, पहिया का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार से नव पाषाण काल जो ना एक प्रकार से क्रांति के रूप में आया और बड़ा परिवर्तन हुआ मानव जीवन में, जो कि आप पहले कभी नहीं देखेंगे। इतना बड़ा परिवर्तन नव पाषाण काल में हो गया। तो आई होप कि ये जो आपने अब जो है देखे, इसको जब आप तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें बड़े पत्थर का प्रयोग किया, इसमें माइक्रोलिथ का प्रयोग किया, और यहाँ पे और भी इसमें ज़्यादा चेंजेज आकर के इसमें पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग हो गया, पॉलिशदार औजार का इस्तेमाल हुआ। तो औजार के दृष्टिकोण से भी अगर देख लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन नव पाषाण काल में हुआ। इस प्रकार से हम लोग जो है नव पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को और पूरा पाषाण काल को बेहतर समझ लिए हैं। इसको हमने यहाँ पे रखा है आपके लिए, इसके सारे प्रॉपर्टीज को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और अब आगे इसका देखते हैं।
अब जो है आप देखेंगे तो आपको हम एक सीरीज बताना चाहते हैं, युग का सीरीज। अभी हम लोग पाषाण युग में थे। पाषाण युग में हम लोग जब 3 भाग में पाषाण युग को पढ़ा, एक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तो हमने देखा कि नव पाषाण में क्रांति आ गया, कृषि कार्य आ गया। कृषि कार्य जब हुआ, शुरू हुआ, तो आप सोच करके देखिए कि अगर खेत की जुताई पत्थर से ही करेंगे तो क्या ज़्यादा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तब उसके लिए कुछ ना कुछ तो मानव सोचा होगा, और इस सोच का उपज, यानी कहने ना, अभी तुरंत हम कहे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है, तो वो कुछ चीज़ों को खोज रहा होगा, उसी बीच उसको मिल गया तांबा। क्या मिला? तांबा। तो उसके लिए अब नव पाषाण के बाद यदि कोई युग आएगा, अगर हम लोग इसको पाषाण काल के बाद, अगर पाषाण काल में आप लोग देख लिए थे, 1 नंबर पर पूरा पाषाण काल, ठीक है, 2 नंबर पर मध्य पाषाण काल, 3 नंबर पर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जैसे ही कृषि आया, तो कृषि के बाद जरूरत था एक अच्छे औजार का, तो मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग सीखा था, पाया था। तो अब सोचिए कि नव पाषाण काल के बाद तांबा का प्रयोग होता कि नहीं, तो तांबा का यहाँ प्रयोग हुआ। इसीलिए इस युग को हम, चौथे नंबर वाले युग को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो एकदम बहुत सिंपल वे हम लोग इसको सीख पा रहे हैं। पाषाण काल के बाद क्या आएगा? ताम्र पाषाण। क्यों ताम्र पाषाण आएगा? क्योंकि वहाँ अब पत्थर का प्रयोग से बड़े पैमाने पर खेती नहीं हो सकता है, और मानव को तांबा धातु से परिचय हो गया था, इसलिए तांबा का वो इस्तेमाल करने लगा। आप भी जानते हैं कि पत्थर के जगह पर अगर हम तांबा का इस्तेमाल कर दें तो तांबा बेहतर जुताई करेगा खेत का। ठीक है, चलिए, तो तांबा का हो गया। तो ताम्र पाषाण काल में ये कुछ विशेषताएं हैं, देख लीजिए। जैसे औजार तांबा और पत्थर दोनों का बनेगा, क्योंकि पत्थर का औजार पहले से चला आ रहा था। कृषि कार्य पूर्णतः स्थापित हो गया, इसलिए हम कृषि कार्य पूर्णतः स्थापित का बात करते हैं, क्योंकि पत्थर से जब हम खेती कर रहे होंगे ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा हार्ड, ऊंचा नीचा पत्थर से हम खेत को जोत नहीं पाए होंगे, लेकिन तांबा से उससे हम बेहतर कर पाए होंगे, इसीलिए कृषि कार्य पूर्णतः स्थापित हो गया था। ठीक है, इस समय चित्रित बर्तन बनने लगे, पत्थर का उद्योग खुला, ईंट के भी प्रयोग होने लगे। ये इसकी खास विशेषता है ताम्रकाल का। आइए देखते हैं, ताम्रकाल के बाद जो है ना, आपको हम इस प्रकार से हम समझने का कोशिश करेंगे। ये ताम्र काल है। अब हम पूरा काल को एक बार हम समझने का कोशिश करें, तो हम लोग पहले क्या पढ़े? पाषाण काल। क्या पढ़े? पाषाण काल। देखिएगा ध्यान से, पाषाण काल में 3 एंगल था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के बाद लोग जो है तांबा से खेती किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे कि तांबा जो होता है एक मुलायम धातु है, इसका परमाणु संख्या 29 है। तो इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, ये मुलायम होता है। कठोर मिट्टी पर तांबा के औजार का प्रयोग अगर करेंगे, कृषि कार्य के औजार का प्रयोग करेंगे, तो मुड़ जाता है। तो फिर वही वाला बात हम बोलेंगे, आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है। तो क्या हुआ ना कि तांबा जहाँ काम नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर मानव तांबा से मिश्र धातु का निर्माण किया। तांबा से एक मिश्र धातु बनता है, वो ऐसे बनता है, Cu में यदि आप Sn मिला दें, यानी टीन मिला दें, अगर तांबा में अगर आप टीन को जोड़ दें, तो ये बन जाता है कांसा। क्या बन जाता है? कांसा। तो ये जो युग है, इसीलिए ताम्र पाषाण के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? कांस युग पढ़ते हैं, कांसा वाला युग पढ़ते हैं। अब जब हम 3 युग के बारे में अच्छा से समझ गए हैं ना, तो अगले युग के बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। वो क्या है ना कि कांसा का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा जो है ना खेती में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जटिल मिट्टी हो, झाड़ी वाला मिट्टी हो, पथरीली वाला मिट्टी हो ना, तो कांसा का भी औजार जो है मुड़ जाता है। तब मानव जीवन में खोज आया, वो लौह युग का खोज आया। किसका आया? लौह युग आया, यानी लोहा का खोज हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम कालक्रम के हिसाब से देखेंगे ना, औजार के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से कालक्रम, तो पहले पत्थर वाला काल, उसके बाद तांबा वाला काल, उसके बाद कांसा वाला काल, उसके बाद लोहा वाला काल। हम आपको यही चीज़ बाद में जैसे बहुत सुंदर संग से डिफाइन करेंगे
कि क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन कहा जाता है और क्यों वैदिक सभ्यता को लौह युग कहा जाता है। क्यों लौह युग के कारण जो है ऐतिहासिक क्रांति, सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुआ। बहुत ही बेहतर ढंग से उस समय हम सीखेंगे कि लोहा ने कैसे महाजनपद काल को बदल दिया। महाजनपद काल की विशेषता, एक खास विशेषता, लोहा ने समाज को बदला, धर्म को बदला, शहरीकरण को जन्म दिया। कई सारे डायमेंशन लोहा खोल देंगे। तो ये बात हम लोग आगे चलकर सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्या सीखे ना कि पाषाण काल, पत्थर वाला काल, तांबा वाला काल, कांसा वाला काल और लोहा वाला काल। ठीक है, ये तो आपका सीरीज हो गया। उसके बाद अब औजार के हिसाब से जब आप कालक्रम को समझे ना, आप एक बार मृदभांड संस्कृति से भी कालक्रम को समझ सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मृदभांड संस्कृति क्या होता है ना, मिट्टी के बर्तन जो बने ना, उसके आधार पर हम कौन सा मृदभांड संस्कृति पहले, कौन सा बाद में आया, उसको जानना है। तो देख लीजिए, पहला है ना गैरिक मृदभांड संस्कृति। ये गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में ये संस्कृति पल्लवित हुआ, प्रस्फुटित हुआ। और ये गैरिक मृदभांड संस्कृति जो था, बेसिकली गेरुआ कलर का मिट्टी आप जान रहे हैं, उससे मिट्टी से बर्तन बनता था। और इसको याद करना ना, आप जो देख रहे हैं ना, टफ नहीं है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बोल रहे हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो गेरुआ कलर के मिट्टी से जब बना, वो गैरिक संस्कृति हुआ। आप जानते हैं ना कि जीवन जो है ना विकास की ओर जाता है। तो जब गेरुआ कलर का मिट्टी से बर्तन लोग बना रहा होगा तो बहुत सुंदर नहीं दिखा होगा। तो उसमें इन्होंने क्या क्या, लाल काले रंग का ये मिट्टी का प्रयोग करने लगा, कलर का प्रयोग करने लगा। तो गेरुआ के बाद लाल काला संस्कृति आया। क्या आया? लाल काला संस्कृति आया। तो गेरुआ आया, अब तो उसमें कोई कलर नहीं था, अब कलर किया, थोड़ा अच्छा लगा। इसको और सुंदर बनाने का कोशिश किया, तो उसी बर्तन पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चित्रित धूसर संस्कृति था। और सुंदर करने का कोशिश किए तो उसी बर्तन को हमने पॉलिश कर दिया, तो इसको हम लोग उत्तर काले पॉलिशदार बर्तन कहते हैं। तो कितना इजी है हमें याद करना, हम कोई ज़्यादा टफ बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले बोले कि गेरुआ कलर का मिट्टी गैरिक संस्कृति था, फिर उसको लाल कलर से किए, उसके बाद लाल कलर पर चित्र बनाए, चित्रित संस्कृति हो गया, और उसके बाद वो पॉलिशदार संस्कृति हो गया। तो अगर मृदभांड के आधार पर संस्कृति पूछे तो वो भी बहुत आसान है। आइए अब जो है हम लोग ये जो सीख लिए ना, नवपाषाण काल तक और ताम्रपाषाण काल तक जो हमने अध्ययन किया, उसमें जो कुछ खास महत्वपूर्ण बातें उसको सीखना चाहिए जो प्रश्न में पूछे गए। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कनिंघम जी को कहते हैं। भीमबेटका जो है ना, ये शैल चित्र का प्रमाण मिलता है। शैल चित्र क्या है ना, पत्थर पर निशान बने हुए हैं इस प्रकार का, जैसे एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर है ना, इस प्रकार का ऐसा 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 मानव टाइप का कुछ न कुछ निशान है। तो पहली बार शैल चित्र का जो आपको मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वो भीमबेटका में मिलता है। और भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। और भीमबेटका इसलिए भी खास है कि ये तीनों चरण के साक्ष्य भीमबेटका में मिल जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, शैल चित्र का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? भीमबेटका में। तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ मिला? भीमबेटका में। अब आ जाइए, आपको तो मालूम है कि मानव जीवन का पहला जो जानवर जिससे मानव को दोस्ती हुआ, जिससे वो मिला, वो कुत्ता था। और मानव जीवन ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वो तांबा था। इसीलिए पत्थर काल के बाद ताम्र काल आया। ठीक है, अब देखिए, मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, माइक्रोलिथ थे। हम बताए थे कि पूरा पाषाण काल का औजार होता था बड़ा पत्थर, मध्य पाषाण काल का प्रयोग होने लगा तो वो छोटे पत्थर का इस्तेमाल हुआ। और मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ काफ़ी बातें बताया था मैंने कि छोटे पत्थर का इस्तेमाल गुलेल में हुआ, तीर में हुआ, जो कि क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है। तो प्रक्षेपास्त्र युग कहते हैं इसको, किसको? मध्य पाषाण काल को। और साथ ही साथ आप देखे थे कि पूरा पाषाण काल में जंगल में आग खुद लगा था, और उस समय मनुष्य ये नहीं जान पाया था कि आग कैसे लगाया जाता है। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में लोग आए और पत्थर पर पत्थर को गिरते हुए चिंगारी जब देखा, तो उस चिंगारी को बार बार वो देख करके ये समझ पाया कि पत्थर टकराने से क्या होता है? आग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो वहाँ से प्रयोग करना सीख गया। ये गांठ बांध लीजिए आज आप लोग कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ है और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग शुरू हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये तो जानते हैं कृषि कार्य जब शुरू हुआ नव पाषाण काल में तो चक्के का प्रयोग हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ले लेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप लोग इतना सीखे हैं तो ये इसको आप देख करके आप देखिए। भारत की प्राचीनतम संस्कृति आपको बहुत आसान लगा होगा, आप देख लीजिए पूरा पाषाण काल में। फिर उसके बाद कहता है चिरांद। अब आपको बता देते हैं, जैसे बिहार का जो क्षेत्र है ना, ये नव पाषाण कालीन स्थल में बिहार का नव पाषाण कालीन स्थल, ये इसमें 2-4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे चिरांद हुआ, चेचर हुआ, सेनवार हुआ और ताराडीह हुआ। ताराडीह, ठीक है। ये 4 नाम बहुत फेमस है। क्वेश्चन पूछा है चिरांदपुरा स्थल किस प्राचीनतम संस्कृति का अवशेष है। देखिए ये किसका है, नव पाषाण कालीन का है। अगर बिहार का भी पूछेगा तो बिहार में निकल जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक यूज कहा जाता है। तो चैल्कोलिथिक अंग्रेजी वर्ड है जिसको हम कॉपर यूज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानव विकास के अध्ययन में संकेत हम सभी एक प्रजातिक हैं। बेसिकली मानव का विकास कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। देख रहे हैं कितना इजी हो गया आपके लिए। निम्न में से कौन सा पहली मृदुआन संस्कृति है। दैट्स वेरी नाइस, क्वेश्चन इजी है। गंगा नदी से मिट्टी निकला था गैरिक यानी गेरुआ रंग का, तो वो पहला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, औजार के आधार पर कौन सा कार्यक्रम सबसे बाद में आएगा। औजार के आधार पर अब तो आपको हाथ पर जोड़ सकते हैं, पत्थर काल, तांबा का काल, कांसा का काल और लोहा का काल। आप देखिए सबसे काल में लोहा का नीचे आया, तो ये लोग आपको मजा आने लगेगा क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो। उसके बाद बोलता है प्रक्षेपास्त्र। अभी बोले थे बड़ा पत्थर से गुलेल चलेगा क्या, 5 किलो का पत्थर से, 50 किलो का पत्थर से, कौन सा गुलेल से मारेंगे आप। तो गुलेल, तीर, ये सब में किसका प्रयोग हुआ, छोटा का। तो छोटा कौन सा युग में, माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण कालीन में, ठीक है। तो बहुत लॉजिक डेवलप हो जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए सामूहिक युग का प्रारंभ कब होगा। हम बताए कि नव पाषाण काल जो है खाद्य उत्पादक काल था कि नहीं। तो वहाँ कृषि कार्य होने लगे। कृषि कार्य होने लगेंगे तो एक ही आदमी हल जोतेगा, एक ही आदमी बीज डालेगा, यानी कृषि कार्य में विभिन्न प्रकार के कार्य, तो वहाँ लोग को साथ में रहना आवश्यक है। इसीलिए ये जो काल है सामूहिक युग का काल, ये नव पाषाण कालीन काल है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक तो आपको मालूम है कनिंघम साहब हैं, ठीक है। निम्न में से बिहार का कौन सा नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको अभी बताया था चेचर ऑलरेडी है, चिरांद है, ताराडीह है, भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है, तो आंसर भीमबेटका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए प्रागैतिहासिक इतिहास काल का काल क्रम में लेके आइए, फिर वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना है कि पूरा पाषाण काल, पाषाण काल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल, यानी नंबर 1 ये हो जाएगा। उसके बाद आता है मध्य पाषाण, तो है नहीं ऑप्शन में, तो नव पाषाण आया, नंबर 2 हो गया। नव पाषाण के बाद नंबर आया किसका, ताम्र का, ये 3 हो गया, और ये हो गया 4। तो ये सीरीज में ये है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देखें कि आज जो है आपने क्या क्या सीख लिया। पूरा पाषाण काल को बहुत बेहतर ढंग से सीख लिया है, डिफाइन करने के लिए, अंतर स्थापित करने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।